बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दुआ भी ये है कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे, हमें भी तौफीक अता फरमाए कि हम किसी के लिए थोड़ी सी आसानी पैदा कर सके। प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। शहर भी हो रही हैं जी, मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला रहा। कल तो 3 बजे के करीब एकदम ऐसी मूसलाधार बारिश हुई और उसके बाद फौरन ही धूप निकल आई। कुछ इलाकों में हुई बारिश, कुछ इलाकों में नहीं हुई। सो इसे कहते हैं मॉनसून की बारिशें। सो मॉनसून की बारिशों के बाद जो हब्स की शिद्दत में इजाफा हो गया है वो बहुत ज़्यादा शदीद है। ऑलमोस्ट कुछ अभी 20-25 दिन या 1 महीना इसी तरह का मौसम रहना है, तो ये चीज़ें तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। शुक्र अल्लाह ताला का अदा करते रहें। अल्लाह ताला मेहरबान रहता है तभी जब आप शुक्र अदा करते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। 11 बजे हमारे मेहमान ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ आपकी बर्थडे भी 11 बजे वाले सेगमेंट में विश करेंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद सिप्रा साहब और अली साई साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। पहली खबर की तरफ आ रहे हैं। 184 जाली डेंगी वर्कर्स की निशानदेही हुई है। 2 मेडिकल ऑफिसर फारिग हुए हैं। अच्छा जी, ये घोस्ट मुलाजिमीन तो हर जगह पे हैं और ये डेंगी वर्कर्स की और इसके साथ साथ मेरे ख्याल से सम टाइम ये पोलियो वर्कर्स के हवाले से भी हमने इस तरह का कुछ स्कैंडल सुना था। ये डेंगी वर्कर्स जो हैं ये कहाँ से आए? 2 मेडिकल ऑफिसर जो फारिग हुए हैं। शाहिद सिप्रा साहब आपसे आगाज़ कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर में होता है, जो आप डेली वेजेस या रोज़ाना उजरत की बुनियाद पे जिन लोगों को रखते हैं या कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर मुलाजमीन को भर्ती किया जाता है आर्जी तौर पर 90 दिन के लिए, या फिर कोई प्रोजेक्ट आता है जिस तरह डेंगी या पोलियो का आ गया, तो इस दौरान आपने कुछ वर्कर्स को रखा और उसके बाद उनको डेली वेजेस की बुनियाद पर माहाना तनख्वाह दी जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर की होती है पर डे के हिसाब से, उसके बाद दे दी। बेसिकली वो वर्कर्स हैं जो एक्चुअली वर्कर्स नहीं लेकिन तनख्वाह ले रहे हैं। अब मैं घोस्ट क्या होता है, ये आ कैसे जाते हैं? मैं आपको बताता ना, पॉलिटिकली भी होता है, ऑफिसर्स की आशीर्वाद मतलब भी होती है। वाली हमने सुना हुआ था ना, ये वो वाले वर्कर्स। एक कंपेन आ रही है इसको डेंगी। देखें, सबसे पहले तो हमने मसले को देखना है ना कि जिसके लिए इनको रखा गया, जिसके लिए गवर्नमेंट इनको पैसे दे रही थी, चाहे ये काम नहीं कर रहे थे। कितना संगीन मसला है कि मानसून का सीज़न शुरू हो चुका है, बारिशें हो रही हैं, डेंगी परवान चल रहा है और मुख्तलिफ इलाकों में केसेस रिपोर्ट भी हो रहे हैं और इस वक्त लोगों को अवेयरनेस और आगाही देने की ज़रूरत है कि डेंगी पर हम लोग किस तरह काबू पाएं। बात से मुझे याद आया, माजी में जैसे टीमें आपके घर आती थी, कोई सिलसिला नहीं आती ना आपको, तो वो जब बैठे घर हैं तो उनको तनख्वाह मिल रही है, वो काम नहीं कर रहे। अब देखें, उसमें गवर्नमेंट के जो मुस्तकिल ऑफिसर्स हैं वो भी मुलविस हैं। इसका क्या मतलब है कि 184 जो मुलाजमीन जो दफ्तर हाजिरी नहीं दे रहे थे, तनख्वाहें उनकी जा रही थी, मुकम्मल तनख्वाह तो उनको नहीं जा रही थी, ये इसमें हिस्सा जा रहा था। ये जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं इनके पास भी जा रहा होता, हो सकता है इनसे ऊपर जो लोग बैठे हैं उनके पास भी जा रहा हो। जो इस स्ट्रक्चर में मौजूद होगा, ये छोटी तादाद नहीं है, 2, 4, 5, 10 हो जाए तो चलो समझ आती है कि आप सैकड़ों में से कुछ को उसको आप निकालना मुश्किल हो जाता है। 200 के करीब मुलाजमीन आ ही नहीं रहे, तनख्वाहें जा रही हैं, तो इससे क्या मतलब है कि ये सब मिली भगत थी और मिली भगत की बुनियाद पर ये किया जा रहा है। जो रेगुलर ऑफिसर हैं उनके खिलाफ आप पीडी एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे, क्या करेंगे? सस्पेंड कर देंगे, इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद अल्टीमेटली यहाँ से उठाएंगे, दूसरी जगह पोस्ट कर देंगे। गवर्नमेंट में यही कुछ सज़ा होती है, इसके अलावा कोई सज़ा नहीं होती। डेली वर्कर्स डेली बुनियाद पर जो काम कर रहे थे, जो आए, उनको अब टर्मिनेट कर देंगे, थोड़ी देर मसला बनेगा। बात यह है कि कितनी तनख्वाहें गई, वसूली किसने करनी है? मेरे ख्याल से इन लोगों को जो घोष मुलाजिमीन होते हैं इनको फारिग भी कर दे तो कोई कुछ भी नहीं होता ना। देखो, तो पहले घर बैठे हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, तनख्वाह उनके नाम पे जा रही है ना। आप उन लोगों से अब रिकवरी करने की ज़रूरत है कि आप कितनी तनख्वाहें गई गवर्नमेंट सेक्टर से, ये गवर्नमेंट ख़जाने से इन लोगों की कितनी तनख्वाह जारी हुई, कितनी अकाउंट से निकली, किसके पास गई। और मेरे ख्याल में इन लोगों ने क्या देना है, आप ये मुस्तकिल जो लोग हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे और रेगुलर बुनियादों पे जो लोग इनकी पुष्पनाही कर रहे थे, इनसे आप रिकवरी करें। हम तो ये कह सकते हैं कि राफिया हैदर साहिबा को फाइनली साई साहब ख्याल आ गया और इस तरफ उनकी नजर करम हुई, तो मेरे ख्याल से अब डेंगी वर्कर्स भी मुतहरिक होंगे, कुछ वो भी काम कर लेंगे। ना देखें, ये इंतहाई सेंसिटिव मैटर है और अभी आपको पता है कि चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं और आपको जिस तरह आप कह रही थी कि हर इलाके में हमें लोग नज़र आते थे, उस तरह लोग नज़र नहीं आते। 184 लोग मेरा ख्याल है आधा लाहौर कवर कर सकते हैं 1 हफ्ते में, अगर वो काम करें प्रॉपर तरीके से। मसला ये नहीं है कि इनको फारिग कर दिया गया है या ये गोश्त मुलाजमीन थे। देखा ये जाए कि ये कहाँ से इनको भर्ती किया गया, कौन साइनिंग अथॉरिटी थी,
किस किस की डायरेक्शन पे ये बंदे भर्ती हुए। और ये भी देखा जाए कि बहुत एक प्रॉपर एसओपी होता है ना, मुलाजिमीन की तनख्वाहें जाती होंगी, उन पे साइन होते यही मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। हमारे हर महीने HR से लिस्ट आती है, सबकी अटेंडेंस देखी जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है हर महीने का ये। और बहुत सारे तो ऐसे हैं सरकारी महकमे जो बायोमेट्रिक पे चले गए हैं और इसके बावजूद अगर उनकी तनख्वाहें जा रही हैं, सैलरी जा रही हैं। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे गोश्त मुलाजमीन जो सरकारी महकमों में काम कर रहे होते हैं और वो ड्यूटी पे नहीं आ रहे होते, उनकी तनख्वाहें बड़े अफसरान के जेबों में जा रही होती हैं और अगर उनको मिल भी रही होती हैं तो 50% जो शेयर होता है वो बड़े अफसरान को जा रहा होता है। तो ये एक मिसाल बनाना चाहिए। इससे पहले भी इसी डेंगी मुलाजमीन के एक केस आया था, उसमें 500 गोश्त मुलाजमीन जो थे वो निकले थे। तो ये कौन ऐसा करता है? बड़े अफसरान के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती, भर्ती तो वही करते हैं ना। क्या वो SOPs को नहीं देखते? आप गाड़ियाँ, आप मुलाजम, आप घर, आप आसाइशें तो सारी जो है इंजॉय कर रहे हैं और आप नीचे चीज़ों को देख ही नहीं रहे। आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए या सोशल मीडिया पे अपने आप को हाईलाइट करने के लिए बैठे हुए हैं। आप देखें कि मैं पुलिस को कवर करता हूँ, तो एक ट्रैफिक पुलिस में 2016-17 में या 14-15 में एक स्कैंडल आया जिसमें कुछ 34 करोड़ की करप्शन हुई और बेज़ाब्तगियाँ हुई और वो चीज़ें जब हाईलाइट हुई तो उनके ऊपर जो अफसर थे वो बड़े ईमानदार थे। तो मैंने उस वक्त के IG साहब से पूछा कि सर बिल्कुल ठीक बात है, एडिशनल IG साहब ने कोई करप्शन नहीं की, लेकिन वो तनख्वाह किस चीज़ के लिए थी? उनके पास 2-3 गाड़ियाँ किस बात की हैं? उनके साथ 6 पुलिस मुलाजमीन जो हर वक्त उनके साथ आगे पीछे उनको स्कार्ट कर रहे होते हैं, वो किस लिए आपने उनको दिए? इसीलिए दिए ना कि आपका जो बजट है, आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, आपकी जो फोर्स है उसकी वेलफेयर के हवाले से काम करें। तो अगर उनको इन चीज़ों का पता नहीं है तो वो तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं? मेरा ख्याल है DC साहबा ने बड़ा अच्छा इकदाम उठाया है, लेकिन इसमें वो मुलाजमीन तो हैं ही हैं, उनके खिलाफ एक्शन होगा, उनसे आप रिकवरी करेंगे। आप वो देखें कि भर्ती किसने किया, तनख्वाहें कहाँ कहाँ गई, उन बड़े अफसरान के खिलाफ भी एक्शन लिया गया। आपने कभी ऑफिसर नहीं होने सही साहब, आपने कभी सुना है किसी बड़े अफसर के खिलाफ कार्रवाई हो? ये कैसे मुमकिन है कि जो बड़े साहब हैं उनको ना पता हो नीचे इतने लोग काम कर रहे हो? ये सारे डिपार्टमेंट्स में कोई ना कोई 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो इनके कार खास होते हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो जेल हो, एक्साइज हो, लेस्को हो, कोई भी हो, उसमें जितने भी बड़े अफसरान हैं उनके पास कोई ना कोई ऐसा उनका एक कार्य खास होता है, वो सारी चीज़ों को डील कर रहा होता है। और जब इस तरह की चीज़ें हाईलाइट होती हैं, बड़ा अफसर बिल्कुल इसी तरह निकल जाता है जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है और नीचे वाले लोग रगड़े जाते हैं। और इस केस में भी ऐसा ही होगा। तो इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग काम कर रहे हैं और आपको साल से नहीं पता चलता, तो ये आप अपनी कारकर्दगी पे खुद ही सवालिया निशान लगा लें और अपना एहतसाब और ख़ुद करें, ताकि कोई ऐसा मिसाल बनाएं जो आइंदा लोगों को इस तरह काम करने की ज़रूरत ही ना हो। लेकिन होता ये है कि एक दफ़ा स्कैंडल आता है, उससे 6 माह बाद फिर ऐसे ही वो दोबारा चीज़ें रिपीट हो रही है, वो घोस्ट मुलाजिमीन दोबारा जिंदा आप कहते हैं सियासतदान ये काम कर रहे हैं, आप 184 बहुत बड़ी तादाद है। मैं कहता हूँ ये लोग कहते हैं ये सियासतदान जो है मुल्क ठीक नहीं होने देते। आप खुद क्या कर रहे हैं? सही कह रहे हैं। आप खुद ये देखें, ये हालात देखें ना कि इतनी बड़ी तादाद में और इतना सेंसिटिव मैटर है कि लोगों की जानों का मसला है। आपने रोज़ाना की बुनियाद पर इन लोगों ने घरों के विजिट्स करने हैं, उनकी रिपोर्ट्स देनी है। वो अफसर कहाँ पे हैं जिनके नीचे ये काम कर रहे थे? क्या उनको रिपोर्ट्स आ रही और अभी पता चला है? और ये किसने रिपोर्ट किया है? और ये भी रिपोर्ट पता क्यों हुआ होगा? क्योंकि उस बंदे को हिस्सा नहीं गया होगा या दूसरे बंदे से कोई लड़ाई हुई बात ये होती है कि एकदम से इशू निकल कैसे आया। तो ये डॉक्यूमेंटेशन तो हर वक्त चलती रहती है, फिर आपकी सैलरीज भी जारी होती हैं। शायद आपको नहीं लगता कि DC साहबा को दोबारा से तमाम इस मसले के अलावा भी जो दूसरे उनके वर्कर्स हैं, पूरी डिटेल्स और छानबीन की जरूरत है, होनी चाहिए? देखें डेली वेजेस, मैं पहले भी कह रहा था, ऐसे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, कोई भी मार्केटों में नहीं जाता और वो नहीं जाना, उन्होंने उनको छोड़ दिया। वो हमारे हाल पे उन्होंने छोड़ा हुआ है, बस ठीक है। उधर किसने जाना है? इतने सालों से हम बात कर रहे हैं, वो कोई चक्कर नहीं है। ये बेसिकली करप्शन, ये आसान करप्शन है ना। आपने भर्ती की, एक प्रोजेक्ट आया, आपने भर्ती किया, मंजूरी भी DC साहिबा नहीं दी होगी कितने मुलाजमीन आप भर्ती कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने दी होगी, फिर भर्ती होगी, फिर आपने किसी के हैंड ओवर किए होंगे ना। साहिब साहब सपोज इंचार्ज हैं, तो साहिब साहब के पास 100-200 बंदा है, इनके हैंड ओवर होगा, फिर ये गवर्नमेंट चेक के जरिए इनकी पेमेंट होती है, वो चेक किसी ने साइन किया होगा। ये सारी चीज़ें कैसे जा रही होती है पैसे, ये सब लोग मिले होते हैं, इनकी मिली भगत से होती है। लेस्को में एक केस आया था, मैं आपको बताता हूँ, घोस्ट पेंशनर्स की मद में 22 करोड़ की करप्शन हो गई थी। घोस्ट अकाउंट्स थे, लेकिन उस पर साइन आपके एक्सीएंस और SDOs को भी होते थे।
कैसे हो जाते थे? हो जाते थे, तो होते थे, करते थे तो हो जाते थे। इसी तरह यहाँ भी यही होता है ना, आपकी पूरी चेन मुलविस पूरी चेन मुलविस होती है, उसके बाद होता बंदा नहीं होता। इसी तरह यहाँ भी ऐसे हो। मुझे आप बताएं, थोड़ी एवरेज लगाएं ना आप, अगर 1000 रुपये पर डे के हिसाब से भी लगा लें ना, स्किल्ड और अनस्किल्ड के हिसाब से, 1000 से वैसे ज़्यादा पैसे रखे हुए हैं पर डे के हिसाब से, गवर्नमेंट ने खुद नोटिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने किया हुआ है। तो ये पैसे कितने जाके बनते हैं? तो फिर इन पैसों की बंडर बांट कैसे होती है? साहिसा ने बिल्कुल ठीक कहा कि कहीं ना कहीं कोई आपस में इशू बना है जिसकी बुनियाद पर किसी ने कंप्लेंट की है, अदरवाइज ये चीज़ें एज इट इज़ चलती रहती हैं, किसी को कोई पता नहीं होना था। डेंगू की कैंपेन भी गुजर जानी थी, डेंगू का सीजन भी गुजर जाना था, आगे फिर पोलियो आ जाना था, पोलियो गुजरना था तो फिर कुछ और आ जाता, उसके बाद में स्मोक आ जाती, तो बस फिर उसी तरह ये चीज़ें चलती रहती। बेसिकली हमारा जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उस स्ट्रक्चर अगर काम नहीं करेगा तो फिर अल्टीमेटली यही होगा। मुझे बताएं, एक तरफ तो हम पेपरलेस चीजों पे जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखें कि ये किस तरह के स्टैंडर्ड्स पता नहीं कौन पेपरलेस पे जा रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगता है ये पेपरलेस से हटके भी जो सिस्टम ऑनलाइन इनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस करें ना। हाँ बिल्कुल सही। ये तो आपकी टाउन इंतजामिया देखती है ना, ये डेंगू वर्कर्स वहाँ जाके अपनी रिपोर्टिंग करते हैं ना, उनको रिपोर्ट करते हैं। मैंने बताया कि हमारा जो सिस्टम है जिसे फॉलो किया जाता है, आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, आपकी मंथली आपकी सैलरी से पहले आपकी टाइमिंग्स देखी जाती है। आप प्राइवेट कारपोरेट सेक्टर है, आप और चीजें हैं, वो गवर्नमेंट है, उनके खाते कुछ और हैं, इससे ज्यादा इजी है उनका करना। आप देखें ना, उनकी तादाद कम है। एक और चीज़ है इसमें, नेग्लिजेंस बड़ी होती है कि आप देखें कि ये जो एसी साहबान हैं या जो डीसी साहबान हैं या जो जितने बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके और बड़े सारे खाते होते हैं, वो इन चीज़ों में हो सकता है उस तरह इंटरेस्ट ही ना लेते हो, फोकस ही ना करते हैं। ये तो छोटे पैसे ये तो ना होने के बराबर है। ये चूँकि ये आपका अकाउंटेंट आपके लिए चीज़ें मैनेज कर रहा होता है। ये आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ जो मैंने खुद ऑब्जर्व की हैं चीज़ें, सिप्रा साहब भी डिपार्टमेंट्स करते हैं। 90% ऐसे अकाउंटेंट हैं जिनका मोबाइल नंबर साहब के पास हो रहा हो, बाजी के पास होता है। सारी चीज़ें चूँकि बाजी ने एक मैसेज करना होता है तो हर चीज़ उनके पास पहुँच रही होती है। मुझे इस चीज़ की बड़ी हैरानगी होती है कि अकाउंटेंट का जो नंबर है वो अफसर की मिसेज के पास क्यों है? आप मुझे बताएं ना, आप तनख्वाह ले रहे हैं, आप मराहत ले रहे हैं, फिर आपके घर वाले आपके अकाउंटेंट को क्यों कॉल करते हैं? किस मद में आप पैसे मंगवाते हैं? किस मौजे करने आए हैं ना, सारे मौजे करने आए हैं, किस मद में चीज़ें मंगवाते हैं? और यहाँ पे हमने देखा है कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं और जितने भी आला अफसरान हैं, एक एक गाड़ी से तो वो समझते हैं उनकी तौहीन है। आप किसी एक अफसर से पूछ लें जो बिल्कुल OSD होके बैठा है, उसको भी पूछना कि आपके पास गाड़ी है तो उसके चेक करवा लें 2-3 गाड़ियाँ। साहब असल में हमें यही कल्चर लेके डूब रहा है। हम जो कह रहे हैं ना कि हम दिन ब दिन नीचे जाते जा रहे हैं, लोग जिद्दत के नाम पर आगे जा रहे हैं और हम मकरूज ही होते चले जा रहे हैं। हमारी आने वाली नस्लें जो है कर्जों तले डूबती चली जा रही हैं। तो ये कल्चर है जो इस तमाम चीज़ों का जिम्मेदार है। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। मुजरे सेहत दूध शहर का एक बहुत बड़ा मसला है। अगेन कार्रवाई करना फूड अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, लेकिन आपको एक दो कार्रवाइयाँ ऐसी नज़र आती हैं रूटीन में। शहर में जो मुर्गी के गोश्त की सप्लाई हो रही है उस पर चेक एंड बैलेंस कैसे रखा जा रहा है? रूटीन में आपके शहर में इतना सारा दूध आ रहा है, एक दो जगह पे कार्रवाई आप देखते हैं, वो दूध जब दुकानों में आ जाता है तो वो दुकानों में इस्तेमाल कैसे हो रहा है, उसके अंदर क्या मिलावट की जा रही है? तो जो हैरान कुन इंकशाफात टाइम टू टाइम होते हैं, मैं तो वो सुन के परेशान हो जाती हूँ। अब यहाँ पर खबर ये है कि 10 अफराद की हालत गैर हुई है। मतलब कितना बड़ा रिस्क है। हम अपने बच्चों को दूध पिला रहे होते हैं ये सोच के कि न्यूट्रिशन आपके बच्चों को मिल रही है, तो मुझे तो वैसे डर लगना शुरू हो गया। साई साहब है ना, ये देखें, ये सारे शहर में जो दूध आता है ये सैंपल दिए जाते हैं। कभी हमें कभी खबर आ जाती है जी इतने 1000 लीटर जो है वो दूध बहा दिया गया, और रोज़ाना की बुनियाद पे शहर के दाखिली व खारजी रास्तों पे चेकिंग की जाती है। ये 10 लोग जो हैं जिनकी हालत ख़राब हुई है, इनके जो सैंपल दिए गए हैं चेक किया जाएगा, क्या उस बंदे को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। आपसे यही करते हैं, दूध को बाहर गिरा देते हैं, इसके बाद क्या एक्शन लेते हैं? उसके खिलाफ कोई मुकदमा हो, कोई सजाएं हो, सिर्फ यही है कि वही फिर बात है अपने आप को नुमाया करने के लिए। सवाल ये है साई साहब, ये एक दो गाड़ियों को पकड़ के दूध चेक कर लिया ना, ये सारे का सारा दूध, आपको कभी इत्तेफाक हो किसी गांव में जाके डेरे पे जाके दूध पीने का, उसका टेस्ट देख लें और इस शहर के दूध का जो है वो टेस्ट देख लें। मैं चूँकि देहाती इलाके से हूँ,
सिपरा साहब का भी देहात से तल्लक है। मैंने यकीन करें आज तक से एक गिलास दूध जो है वो लाहौर में, मेरे बड़े दोस्त कहते हैं फ़लाँ जगह पे रबड़ी वाला दूध, फ़लाँ जगह, उस दूध का टेस्ट ही नहीं उस जैसा। चलें पानी डाल लें, वो तो गुजारा करता है कि वो ठीक है, दूध कम तो से कम नुकसानदेह चीज उसमें तो पता नहीं नहीं कौन कौन पाउडर इस्तेमाल कौन से पाउडर इस्तेमाल किए जाते हैं, खाद डाली जाती है, फिर इसमें पानी के साथ उसके बाद बर्फ़, एक जो गाड़ी आती है उसमें कई जो पट्टियाँ बर्फ़ की डाली जाती हैं। वो गर्मियों के मौसम में ये उनके पास दूध के पल्ले रह क्या जाता है, और फिर वो बच्चों के लिए क्या फ़ायदेमंद होगा और आपकी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह होगा, ये केस देख लें। ये घर घर की कहानी है, ये तो रिपोर्ट हो गया होगा ना, रोज़ाना सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग इससे मुतासर होते होंगे, लेकिन वो चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती। लोग यही समझते हैं वैसे ही मेरा पेट ख़राब हो गया, वैसे ही कोई इशू हो गया। आप पूरे लाहौर के तमाम जो ग्वाले हैं, जो जहाँ जहाँ दूध देने आते हैं या दूध दही की कोई दुकानें हैं, वो सारी चेक कर लें। किसी एक दुकान से भी जो बड़ा दावेदार होगा कि मैं खालिस दूध बेच रहा हूँ, अगर खालिस दूध मिल जाए तो मुझे आप जो सज़ा देंगे वो मंजूर है। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, दूध में कोई जहरीली चीज़ नहीं थी? अच्छा, इसकी रिपोर्ट आ गई है, मैं वही साई साहब जिक्र कर रहे थे, इसकी रिपोर्ट आ गई है और उन्होंने ख़ानदान वालों ने भी खुद भी कहा है कि हम एक ही जो डेरा था वहाँ से हम दूध लेते रहे हैं और कुछ नहीं हो सकता घर में गफलत हो गई हो। अब उसमें बर्तन में क्या था, या जब आप उबाल रहे थे इस दौरान कोई चीज़ उसमें गिरी है जो ऐसी है जिसने उसको मुज़र सेहत बना दिया है, तो इस तरह के मल्टीपल अब इश्यूज़ इसमें दूसरी साइड पे चले जाएंगे। बात करने का मकसद ये है कि हम लोग शहर की ओवरऑल अगर बात करें तो उसमें तो दूध का बहुत बड़ा मसला है जो आज तक हल नहीं हुआ, ये जो मुस्तकबिल करीब में या मुस्तकबिल दूर में भी कहीं तक हल होता नजर नहीं आता। मुझे लगता है उससे भी बड़ा मसला ये है, उससे बड़ा मसला। अब यहाँ पे अगर घर वालों ने खुद ही कह दिया है कि हमारे यहाँ घर के अंदर ही कुछ हुआ है, तो इसका क्या मतलब ये केस आज से ख़त्म हो गया है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे जो 3-4 लोग तशवीशनाक हैं। आप देखें कि पुलिस के जो मैटर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे मामला होते हैं जिसमें बंदे के साथ डकैती होती है, तो जो लोग डर रहे होते हैं ना, तो जो मुहर्रर होता है या एसएच होता है वो कहता है कि आप बजाय इस बात के डकैती या स्नैचिंग का पर्चा करवाएं, चोरी का करवाएं, हम आपको रिकवर कर देंगे। नहीं, बाद में रिकवरी नहीं होती। फूड अथॉरिटी ने सैंपलिंग करने के बाद रिपोर्ट दे दी ना कि उसमें कुछ नहीं है। तो जब फूड अथॉरिटी की रिपोर्ट आ गई कि इस दूध में कुछ नहीं है, जब उनसे पूछा गया कि कहाँ से दूध लेते हैं, तो उन्होंने बताया कि कई साल से हम यहाँ से ले रहे हैं। तो ये चीज़ें ये आज यहाँ पे डंप हो जाएंगी। मैं ये बात करने का मकसद ये है, फिर मैं शहर की बात करूँ, शहर में हर गली मोहल्ले में, बल्कि मेन शाहराहों पे जितनी भी बड़ी दुकानें बनी हुई हैं, हम लोग भी दूध लेने जाते हैं, बहुत सारे इलाकों से गुजर भी होता है। आज तक तो नहीं सुना कि किसी जगह पे रेड हुई हो और या किसी जगह में फूड अथॉरिटी हमारे अपने इलाके में हमने बस यही सुना होता है कई दफ़ा कि सगियां जो है वो नाका लगाया था और एंट्री पॉइंट पे और वहाँ पकड़ा है और उसके बाद ख़त्म हो गया। हालांकि होना ये चाहिए कि टाइम टू टाइम इलाके वाइज आपको कैटेगरीज बनानी चाहिए, जाके देखें ये ना अथॉरिटीज़ कुछ कर सकती हैं, ये अपने आप हम खुद ठीक हो जाएंगे, जो नहीं होना। कभी ठीक हो गए तो ये चीज़ें हो जाएंगी, अदरवाइज़ हम लोगों का जब पैसा ही सब कुछ रहेगा कि पैसा ही कमाना है, और चाहे अच्छे तरीके से बुरे तरीके से जो मर्ज़ी है, पैसा सब कुछ हो जाएगा, तो फिर अल्टीमेटली इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। आप इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं, पाउडर के साथ दूध बन रहा है। अच्छा, पानी का जिक्र कर रहे थे सही साहब, आम पानी डालें तो फिर तो ठीक है, ये तो नहर का आलूदा पानी डालते हैं, वो गाढ़ा पानी होता है, दूध उसके साथ गाढ़ा रहता है, तो वो आलूदा पानी अगर नहर का पानी उसमें ऐड होके आता है तो फिर आप क्या समझते हैं कि वो ठीक है? बाज़ अच्छे भी हैं, CCTVs भी आती हैं कि कहीं कूलर लगा हुआ बाहर, वाटर कूलर लगा, वहाँ से डाल लेते हैं। कुछ अच्छे भी हैं ग्वाले, ये नहीं है सारे एक साथ के हैं, कुछ अच्छे हैं जो ठंडा पानी भी डाल देते हैं, फिल्टर पानी भी डाल देते हैं। लेकिन पानी डालने की हद तक तो चलो ठीक है, वो दूध अफोर्डेबल है, लेकिन पाउडर का, केमिकल का, ये चीज़ें अगर उसमें ऐड करके आप खिलाएंगे उसके बाद। अच्छा, कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी, खतून दूध उबाल रही थी, तो उसमें उसने जब चम्मच हिलाया था तो वो जिस तरह ये माया बन जाती है आपकी, तो वो उस तरह बन गई थी। तो मुझे बताएं वो कैसा दूध होगा, वो अंदर जाके आपके स्टमक के साथ क्या करेगा? हालांकि सिपरा साहब ये जो ग्वाले दूध लेते हैं, ये तकरीबन 1 लीटर के पीछे 30 या 25 रुपए का मार्जिन होता है, क्योंकि मेरा अपना हमारा है वो ज़्यादा सा हिसाब होता है। तो अगर 25-30 रुपए 1 लीटर के पीछे मार्जिन है, तो इसमें क्या ऐसी चीज़ है कि आपको सिर्फ डेरे से ले कर लोगों तक पहुँचाना है, और अगर आप 2 मन 4 मन दूध बेच रहे हैं तो आपकी अच्छी खासी कमाई है। लेकिन पता नहीं अल्लाह ताला ने इंसान में कितना तमा लालच डाल दिया है कि वो ये देखना ही नहीं कि मैं लोगों की सेहत के साथ खेल रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, और उसने आखिरत का सोचा ही नहीं। आप देखें ये काम बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। पहले तो दूध में सुनते थे पानी पर डाला जाता है, अब हम देखते हैं कि हर चीज़ उसमें डाली जा रही है।
और कभी लोगों की कहते हैं जी, सेहत मुर्दों को लगाने वाला पाउडर जो है। अभी आप बात कर रहे थे कि हमारी ज़िंदगियां जो हैं वो उस तरह नहीं है जिस तरह हमारे बुजुर्गों की थी। सही कह तो उसकी बुनियादी वजह ये है, आपको कोई चीज़ खालस मिलती नहीं, आपको हवा खालस नहीं मिल रही यहाँ पे। दूध तो खाने पानी पीने वाली चीज़ है, तो फिर अगली चीज़ है। देखिए, जिन बुजुर्गों का आप जिक्र करते हैं ना, उनका नाश्ता हम लोग अगर करें, जो हमने देखे हैं अभी भी करते हैं, उन्होंने लस्सी के साथ नाश्ता करना होता है या अचार साथ खाएं। आज हम अचार खाएंगे, ओ बड़ी गर्मी, अचार ना खाओ। हमारे बुजुर्ग खाते रहे हैं लस्सी के। नहीं हमारा स्टेटस दोपहर भी खराब हो जाता है उनका अचार। दोपहर भी लस्सी के साथ जो है वो चलता था। रात उन्होंने दूध के साथ रोटी खानी है। खानी तंदूर वाली रोटी है, लेकिन रोटी दूध के साथ खानी। हम बाहर के खाने खा खा के तो हमारा वो देखा ना, लाइफस्टाइल ही टोटल चेंज हो गया। और उसकी क्या वजह है? ये कंक्रीट और ये सारी चीजें, और थोड़ा उसमें स्टाइल, और फिर मॉडर्निज्म हम उसको कहें या जो भी कहें, हम लोग उन चीजों से निकल चुके हैं। ये जिम्मेदारी है अवाम की। अगर किसी घर में आए लस्सी बने, और इदारों किसी घर में लस्सी बने तो हम उसको पेंडू करार दे देते, यही कहते हैं ना। हालांकि लस्सी की अफादियत कहाँ पे है ये नहीं पता लोगों को। इसलिए ये आप जो जिक्र कर रही थी कि हमारे बुजुर्गों की उम्र जो है वो 90 साल 100 साल होती है, और हमारी एज जो है आज देखने के हालात जा रहे हैं, ये वही है। ये जो घी हम खा रहे हैं, जो चीज़ें खा रहे हैं, ये उन्हीं का जो शख्साना है, उसी की वजह से सारा। क्योंकि हम लोग को याद है ना, हमारे बचपन में जो घर का दूध होता था उसी से देसी घी तैयार कर लिया जाता था। मतलब उस घी की, दूध की इतनी आफादियत होती थी, अच्छी क्वालिटी होती थी कि आप उससे घर में ही देसी घी। आज आप देसी घी जो बाहर से लेकर आ रहे हैं वो किस क्वालिटी का है आप सभी लोग जानते हैं। खैर, रिक्वेस्ट यहाँ पर फूड अथॉरिटी से ये है कि हम लोग समेत हम सबके ही, हम सब समझते हैं कि हम अपने बच्चों की न्यूट्रिशन का ख्याल रख रहे हैं, दूध दही अंडा ये सब चीज़ें अपने बच्चों को इस्तेमाल करा रहे हैं, तो भी हमारे बच्चों की सेहत बहुत अच्छी रहेगी। अगर ये सब कुछ होता रहा, इस क्वालिटी का दूध दही हम अपने घरों में लेकर आते रहे, तो कहाँ गई वो न्यूट्रिशन? आप अच्छे खासे पैसे खर्च के भी बीमारियाँ खरीद रहे हैं, तो फिर क्वेश्चन मार्क है उन तमाम इदारों की कारकर्दगी पर जिनकी ये जिम्मेदारी है। सो प्लीज़ थोड़ा सा कुछ आवाम का भी ख्याल कर ले। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। खबर यह है कि बस स्टॉप बुनियादी सहूलियात से महरूम है, बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। सवाल ये पैदा होता है कि बसें हैं क्या शहर में जो बस स्टॉप की बात करें? शायद से नहीं, बसें नहीं है। बसें होती तो आपको इस तरह रश भी नहीं। यहाँ ट्राम की खबर आई थी कि ट्राम चल रही है शहर में। वो तो बड़ी आई हैं कि ऑरेंज ग्रीन पर्पल पत्नी क्या क्या, उसकी तो सारी वर्किंग मुकम्मल अभी भी कुछ 2 दिन पहले भी कुछ ट्राम थी, वो ट्राम चल रही है। फिजिबिलिटी जो है वो 11 किलोमीटर की बन गई है। ये बस स्टॉप क्या करनी है जब बसें नहीं? देखें, बसें चलाएं आप। तो हमारे हमारी शाहराहों पे जो ट्रैफिक के मसाइल हम डिस्कस करते हैं, अगर अच्छी हमें अर्बन ट्रांसपोर्ट मिले तो ये गाड़ियां जो लोग रोजाना, और जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो लोग गाड़ियों का इस्तेमाल कम कर देंगे। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हमने बस स्टॉप पे जाना, तो जो बस स्टॉप बना वहाँ खड़े होने की जगह नहीं। खड़े होने की जगह क्या, बैठने के भी कुछ भी नहीं है, बेंचेस टूटे हुए हैं। अच्छा, मैं हमेशा यहाँ पर ना जब इस तरह की खबर होती है मैं तस्करा करती हूँ। मुझे याद है जेल रोड पे हमारा ऑफिस होता था, बस स्टॉप बड़े अच्छे थे, अभी भी कदरे बेहतर हैं। अशराफिया ने गुजरना है, मार रोड, जेल रोड, केनार रोड का और फिरोजपुर रोड के दरमियान भी बहुत बड़ी तादाद में होती थी। हर 10 मिनट बाद एक बस अभी भी स्पीडो बस आती है जेल रोड। अच्छा, अशराफिया ने गुजरना है, बाकी रोड्स कहाँ पे है? मुझे बताएं कि आपका गड़ी शाह से जल्लो तक क्या जा रहा है? कुछ जा रही कोई ट्रांसपोर्ट? आपके मार रोड से वाघा तक क्या जा रही है? आपके सर्कुलर रोड जो जिसपे हम कहते हैं चिंची को बैन कर दे, वहाँ कौन सी ट्रांसपोर्ट? अंदरून लाहौर में, आपकी शुमाली लाहौर में कौन सी ट्रांसपोर्ट है? वहाँ बहुत जरूरत कहाँ होने? आपका दूसरी साइड ठोकर और ये मुल्तान रोड के सारी आबादियां देख लें कहाँ पे? रायवंड रोड, रायवंड तक कौन सी आपकी ट्रांसपोर्ट है? बिल्कुल नहीं। आप अंदर आ जाए ना, जोहर टाउन, वापडा टाउन, ये वाले इलाकों में देख लें कौन सी आपके पास ट्रांसपोर्ट? पहले चलती थी हाईएस, फिर मजदा आ गई, और उसके बाद जब हम स्टूडेंट थे, जब 4 रुपए का टिकट होता था सबसे कम, फिर 7 का हुआ, फिर इस तरह उस वक्त ये कुछ ट्रांसपोर्ट चलती थी, हाईएसिस थी, बड़ी बसेस थी, ये सारी चलती थी, स्टॉप पे आती थी और बर वक्त आती थी, जाती थी। आज वो सारी चीजें खत्म हो गई। हम जितनी जिद्दत की तरफ जा रहे हैं ना, ये कोई जिद्दत नहीं है। देखें, उन ममालिक ने नहीं, ये कोई जिद्दत नहीं है। देखें, जिन ममालिक ने तरक्की की है उन्होंने अपनी अर्बन ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया है। नहीं, ड्रोन नहीं, हमारी आबादी बसें चला दो। यही तो मेरा, हमारी आबादी बढ़ी है, हमारी आबादी बढ़ रही है, वसाइल उस तरह नहीं बढ़ाए जा रहे जितनी ज़रूरत है। यहाँ पे आप देखें ना कि सिपरा साहब को भी याद होगा, मैं भी शिमला पहाड़ी से पंजाब यूनिवर्सिटी जाता था, 2 रूट चलते थे वहाँ पे, एक 33 नंबर था, एक 18 नंबर था, और उसके साथ साथ वो मस्जिदें भी चलते थे,
फिर बसेस भी आती थी, जो न्यू खान की बसेस थी वो भी आपको आती लिंक थी। बस से मिल जाती थी आपको कि आप एक बस से लोगों उतरो का और दूसरी में बैठ आपको लोगों का उस तरह रश नज़र नहीं आता स्टाफ पे। अब आप बात कर रही हैं कि बस स्टाफ्स को अपग्रेड नहीं किया गया। आप ये देखें बसेस ही नहीं है उस तरह जिस तरह लोग वहाँ पे खड़े वेट कर रहे होते हैं। और बस ने, इस वाली बस ने, स्पीडो बस ने रुकना भी स्टॉप बाय स्टॉप है, और लोग जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो बस आती है 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, और एक हजूम होता है वहाँ पे खड़ा होता है। बिल्कुल पहले ही सही बस कह रहे हैं। जब जिस पॉइंट से निकलती है वो फुल होकर निकलती है, तो ये भी बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल हम रोड की खवातीन के लिए कोई स्पेशल बस सर्विस नहीं शुरू कर सकते, हालांकि ये वक्त वो आई थी पिंक सर्विस, क्या थी वो कहाँ पे है? कराची में अभी भी वो चल रही है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ने शुरू की थी, लेकिन उसके बाद वो गई, कहीं नजर नहीं नहीं, पीटीआई ने बहुत सारे ऐसे, मैं एक देखें कि जो भी प्रोजेक्ट है वो पीटीआई शुरू करे, नून लीग शुरू करे, पीपल्स पार्टी शुरू करे, वो इस मुल्क के पैसों से शुरू होता है। उसको कोई भी गवर्नमेंट आए उसको लेके कैरी करना चाहिए। लेकिन हमने ये देखा है कि कोई प्रोजेक्ट अगर नून लीग का है तो पीटीआई ने उसका सत्यानाश ही कर दिया है। आप सेफ सिटीज़ को देख लें, एक वक्त आया था जब ज़ीरो कैमरे हो गए थे, कि क्या वजह थी जी कि सेफ सिटी जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया है। पीकेएलआई का देख लें जो हालात किए गए, वहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन होती है और इतने लोगों को उसकी सहूलत दी जानी थी, लेकिन उस 3.5-4 साल दौर में जो हुआ, सियासी इख्तलाफात की नजर हो जाती है। तो ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये पब्लिक के हैं और ये पब्लिक के पैसों से हैं। आपको अल्लाह ताला ने वसीला बनाया है, आप बजाय इस बात के कि इसमें रोड़े अटकाएं, इसको रोकें, इसको ये कहें कि ये नून लीग का है या पीटीआई का है, इससे बालातर होकर काम करें, तो फिर मेरा ख्याल है कोई काम इवन बेहतर हो सकता सीएम है। साहिबा खवातीन को लेकर बड़ी हमें हर मामले में एक्टिव नजर आती हैं, तो प्लीज सीएम साहिबा कुछ ऐसी बस सर्विस का आगाज कर दें। मुझे लगता है इसकी जरूरत है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट्स होती हैं बहुत ज्यादा इंतजार कर रही होती है। अच्छा, खबर की तरफ वापस आऊं, ब्यूटिफिकेशन की बात हो रही है शाहराहों की। शायद सिप्रा साहब, कौन सी शाहराहों की ब्यूटिफिकेशन है ये? मैंने तो 2-3 शाहराएं देखी हैं। मॉल रोड पे बेतहाशा लाइटें हैं रात को। आपने 2-3 शाहराएं देखी हैं? रोड है। मुझे पता नहीं कितने साल हो गए हैं इस खबर को डिस्कस करते हुए कि कौन सी बिल्डिंग से कौन से बोर्ड्स उतारे जाएंगे, कौन सी बिल्डिंग को किस तरह रेनोवेट किया जाएगा, किया भी जाता है, लेकिन फिर उसी तरह हो जाता है। की बुनियाद पर उसको किस तरह ये तो हमने जब से सहाफत में कदम रखा है ना, यही सुनते आ रहे हैं ना कि मार रोड पर ये होगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, यूरोप ही बना देना। ये हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली आज फिर देख लें कि वही बातें दोहरा कर दोबारा साल बाद वही सामने आ रही हैं। अगर एक दफा एक चीज पे काम हो जाए और मुकम्मल तौर पर अमल दरामद हो जाए तो मेरे ख्याल में कुछ देर तो उसको चलना चाहिए, चले ना, नजर तो आना चाहिए। आप लोग भी ट्रैवल करते हैं, साई साहब में सब लोग ट्रैवल करते हैं, इतनी सारी आवाम, मुझे बताएं कहाँ पे है, कौन सा मार रोड है जो आपने चेंज किया जिससे लगभग 2-4 साल पहले की बात है जी। इसको रात को लाइट्स अगर लगा दें तो ये तो नहीं, लाइट्स है, मैं तो परेशान नहीं, ये इस प्रोजेक्ट में लाइट्स का तो इशू ही नहीं है, इसमें तो बिल्डिंग्स का इशू है कि आपकी जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उसी शेप में वापस लेके आनी है, उनको तारीख का हिस्सा बनाना है, तो वो है, उस तरफ कोई जाता कोई नहीं है। तो बत्तियां ला दो, वो लगा के वो समझते हैं ब्यूटिफिकेशन हो गई रोड्स की। उस तरह ब्यूटिफिकेशन थोड़ी होती है। अभी एक सॉरी, मैं आपको वो जो बात कर रही थी ना खवातीन के लिए, वज़ीर आला साहबा से आपने अपील की है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि खवातीन जो है वो मर्दों के बराबर काम कर रही हैं, और बस में अभी भी वो चौथा हिस्सा होता है इतना सा जो खवातीन के लिए मुख्तस किया गया होता है। और हमारी आबादी ज्यादा है, 53% हम काउंट हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ वो सारी जॉब्स पे भी जा रही होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी जा रही होती हैं, स्कूल में भी जा रही होती हैं। मर्दों का खाना जो 3 गुना बड़ा होता है, खवातीन के लिए इतना सा, और वो बेचारी जिस तरह खड़ी होके जाती हैं वो इंतहाई बुरे हालात होते हैं। तो वज़ीर आला साहबा बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस कर रही हैं और खवातीन के लिए चीज़ों को कर भी रही हैं, हमें वो नज़र भी आता है। और ये हम वज़ीर आला साहबा से अपील करते हैं कि इसके लिए ज़रूर कुछ न कुछ करें, सुबह के औकात में और छुट्टी के औकात में कम से कम खवातीन के लिए स्पेशल बसेज चलनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, जहां पर हम बसों की जरूरत पे इसलिए भी जोर दे रहे हैं, मैं अगली खबर ऐड करना चाहूंगी, वालिदैन कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग की इजाजत हरगिज ना दें। शायद सिप्रा साहब, अगर बसों की सहूलत मिल जाए, अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे पेरेंट्स अपने स्कूल तो छोड़ दे, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जाने वाले बच्चों को शायद ये कह दें कि जी आप इस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर बहुत अच्छी है तो उस पर चले जाएं। आपको याद होगा कि निगरान हुकूमत में एक दफा हुआ था कि कम उम्र बच्चों को नहीं चलाने देंगे, तब भी मैं इसके अगेंस्ट था कि ये ऐसा मुमकिन नहीं है। कुछ ऐसे गिराने हैं
कि जिनकी उनको वो अफोर्ड नहीं अफोर्ड कर सकते, वैगन्स हो, आप रिक्शा हो, इनके माहाना किराया वो अफोर्ड नहीं कर सकते। एक बच्चा जो मोटर बाइक चलाने के काबिल हो गया, ट्रांसपोर्ट हो तो फिर मैं उसी तरफ है। आप बैरूनी मुल्क में देखें, उनकी मजबूरी है कि उन्होंने खुद स्कूल जाना है बच्चे ने, या किसी को छोड़ने जाना है, पिक एंड ड्रॉप का मामला है, वो उनकी सस्ती सवारी पड़ेगी। मैं उस वक्त भी यही बात की थी कि अगर गवर्नमेंट इस तरह की सहूलतें दे दे, क्यों कोई अपने छोटे बच्चों को देगा बाइक के आप सड़क पर निकलें और खुदा ना खास्ता आपने जिंदगी दाव पे लगाएं, कोई भी नहीं करे। और एक जो बच्चे बड़े होते हैं ना थोड़े से, उनमें जोश और शौक भी होता है, वो एमी वालिदैन को बताए बगैर बाइक, वो हमें भी रहा है। साई साहब ने भी, हमने भी बाइक भगाई हुई है, ये नहीं है अगर नहीं रहा। एक वो एज होती है उसमें ये सारी चीजें चलती हैं, लेकिन आज जो हमारे पास जनरेशन आ रही है, हम लोगों से वो बहुत चेंज जनरेशन, वो बहुत आगे। और जो हमारे बच्चे हैं वो तो पता नहीं क्या होंगे, वो क्या कहते हैं प्रो मैक्स या सुपर प्रो मैक्स या जो भी उसको कह लें, वो होगा। अल्टीमेटली जाहिर है वक्त के साथ साथ चीजें तब्दील होती हैं, लेकिन जो मसाइल हैं वो वहीं रहते हैं। कि आपके बच्चे ने बड़े होना है, आप सोचते हैं कि ये सब्जी भी लाएगा, आपके घर में बाकी जो मामलात हैं, इसको बाइक चलाना सिखाते हैं, क्यों सिखाई जाती है? इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर सिखाई जाती है। और ये वक्त अगर मुझे बताएं, इनसे इनकार नहीं किया जा आप जिस तरह साई साहब कह रहे हैं कि स्कूल के टाइम पे या छुट्टी के टाइम पे कुछ स्पेशल चीजें चल जाएं और ये स्कूल जाने वाले और आने वाले बच्चे और बच्चियां, तलबा और तालबात को आसानी हो जाए, तो क्यों कोई जो है इस तरह की रिस्क लेगा, या अपने बच्चे को कोई माँ या वालिदैन भेजेंगी कि आप जाएं बाइक पे और इतना रशी रोड पे जाके बाइक चलाएं? कोई भी नहीं करेगा। जब आपके पास कोई सहूलत नहीं होती, मजबूरी के तौर पे इन लोगों को निकलना चलें, अब आप मजबूरी के तौर पे भी कर रहे हैं, लेकिन सिटी ट्रैफिक पुलिस जो क्रैकडाउन कर रही है उसके तहत कार्रवाई क्या साई साहब की जाएगी? जो कम उम्र ड्राइवर होंगे, ये देखिए, कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज होता है, फिर उनकी गाड़ी बंद होती है, उनके वालिदैन को बुला के तंबीह की जाती है। तो अब नहीं हो रहा, वो शायद रुक गया है। वो अब कोई होना तो चाहिए, लेकिन अब वो नहीं कर रहे। बड़े बड़े जुर्माने होते हैं, लेकिन बच्चों का होना चाहिए, बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो अवेयरनेस के लिए फिर डराया धमकाया जाता है, लेकिन बच्चे कब बाज आते हैं। मैं कल की बात बताऊँ, इससे बेहतर हैवी जुर्माना कर दे। मैं यहाँ से गुजरा था और राइट लेन में मैं जा रहा था, फास्ट लेन में, मैक्सिमम मेरी स्पीड होगी 35-40, यहीं से निकला था। 2 बच्चे साइकिल पे जा रहे थे और फास्ट ट्रैक में जा रहे थे, मैं मेन रोड पे, पीको रोड पे, और अचानक मेरी गाड़ी को कोई चीज हिट हुई है। मैंने गाड़ी रोकी तो 2 बच्चे नीचे गिरे हुए थे। दिल करता है 2 थप्पड़ मारे हैं ऐसे बच्चों को। ऑनेस्टली मेरे साथ तो जब कभी भी ऐसा कुछ हुआ है ना, वन वे आ रहे होते, 2 दफा मेरे साथ ये वाकया तो वो मैं रुका हूँ, लोगों ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है आप रुक गए। मैंने कहा नहीं, ये हमारे अपने बच्चे हैं, लेकिन हार्डली एक की उम्र 10 साल होगी, एक की एज जो है 8 साल होगी। और मैंने नहीं, ये तो इंतहाई ये तो बहुत बेटा, ये आप देखे ना 15-16 साल में, या ये 17 साल, यकीन माने जितनी अब वो, क्योंकि सिग्नल फ्री हो चुका है रोड, तो आपको तो वैसे ही तो मैंने उसको कहा बेटा ये शुक्र करो आप मेरी गाड़ी को हिट हुए, अगर मेरी गाड़ी आपको हिट होती तो बहुत ज्यादा नुकसान होना था, तो आप हिट होकर साइड पे गिर गए। मसला ये है कि यहाँ पे वालिदैन की भी तो जिम्मेदारी बनती है, ट्रैफिक पुलिस जो भी कर ले, जितनी भी एजेंसीज हैं, हमें ये चीज़ रुकती हुई नज़र ही नहीं आती। हर जगह पे ये बच्चे आपको बाइकर्स भी नज़र आते हैं, वन व्हीलिंग करते हुए नज़र आते हैं, वायलेशंस भी सबसे ज़्यादा ये कम उम्र बच्चे करते हैं। फिर पुलिस वाला रोक ले तो अगर उनको थाने भेज दे, जिस तरह आप कह रहे हैं कि नहीं उनका फ्यूचर ख़राब हो जाता है, क्या किया जाए फिर इनके खिलाफ? क्या एक्शन? फिर आपको खौफ पैदा करने के लिए कोई तो कुछ करना है। अच्छा, इनके पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस है, मतलब ना शनाख्ती कार्ड है, ना ड्राइविंग लाइसेंस है। जिस एज में आपका शनाख्ती कार्ड बनेगा, अल्टीमेटली आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की एज भी उस वक्त वो सारी चीजें हो जाएंगी। अब मुझे बताएं, साई साहब ने खुद जिक्र किया वन व्हीलिंग का, रिंग रोड पे भी हो जाती है वन व्हीलिंग, केनार रोड पे भी 3-4 बजे होती है, रात में होती है ना। उस वक्त वार्डन और सिटी ट्रैफिक पुलिस कहाँ होती है? उसमें आपकी आम पुलिस कहाँ पे होती है जो पेट्रोलिंग पे होती है? इवन आपके जेल रोड पे लेट देखें, वो उन जो वन व्हीलिंग करने वाले लोग हैं ना, उन्होंने अपनी बाइक्स भी उसी तरह ही उसको मॉडिफाई करवाया होता है, वो उसी तरह की होती है। और घर वालों को नजर आ रहा होता है, घर वालों को भी उसकी नजर आ रही होती है कि ये जो बाइक बनी हुई है ना, ये कोई आम इस्तेमाल के लिए नहीं बनी हुई, ये इसी काम के लिए बनी हुई है। लेकिन मैंने पहले जनरेशन का जिक्र किया है कि आज आप अगर किसी को रोकते हैं तो खुदा न खास्ता ऐसे वाक़यात भी हुए हैं कि वालिदैन ने सख्ती से रोका है तो वो किसी और तरफ कदम उठा लेते हैं। आप देखें ना, वो ऐसे में अवेयरनेस देने की जरूरत। आप लोगों को FIR दे दें, मुकदमा दर्ज करवा लें, जितनी मर्जी सख्ती कर लें, उसका दूसरा रुख आपको देखना है, सहूलतें देने की। अभी मैं उस दिन जेल में गया, हम इसकी हौसला शिकनी नहीं कर रहे हैं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस जो अगर कार्रवाई कर रही है ये होनी चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर कुछ इस तरह का डंडा वो सवार रहेगा तो फिर खौफ रहेगा वालिदैन में भी और बच्चों में भी जो बाहर मोटरसाइकिलें लेकर निकल रही हैं। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं अगली खबर की तरफ। स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। अब जिक्र होने जा रहा है महंगाई का। चिकन 626 रुपए किलो हो गया है, ये कल की कीमत है जी। अच्छा जी, आज की कीमत क्या है? 605, यानी संडे को था 626 रुपए। सब्जी और फल जो हैं इनके भी नर्ख सैटरडे को हम देखते हैं, सैटरडे संडे को डबल हो जाते हैं। अच्छा जी, 31 रुपए का इजाफा हुआ। और उसके बाद जी आलू प्याज हर चीज़ हर सब्जी की कीमत में इजाफा। चेक एंड बैलेंस किसने रखना है? शायद सिप्रा साहब, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने रखना है। अच्छा, ये जो अब आप ये देखें ना 626 और आज 605 देख रहे हैं, 370 रुपए भी आया है, 370 रुपए भी आया है, इन्हीं अयाम में आया ना, एक महीना पहले आया है। और आप मुहर्रम गुजरा, मुहर्रम में चूंकि न्याज और नजर होनी है, तो फिर ऐसे में आपने रेट उठाना शुरू किया और आपने एक दफा उठा दिया, अब फिर नीचे आना शुरू हो गया। इसका क्या मतलब है कि हम लोग उस चीज़ को देख रहे होते हैं कि कोई ऐसा त्यौहार आए जिस पे हम इस तरह की गिरां फरोशी करें और मुनाफाखोरी करके लोगों से इजाफी पैसे हमारी इंतजामिया भी चुप रहती है। चुप रहना है, क्या करना है, उन्होंने रेट्स निकालने हैं, उन्हीं के स्टैंप से आता है रेट मार्केट में, वो क्यों नहीं रोकते इस चीज़ को? ऐसा क्या मुर्गियों ने एक महीने में क्या खा लिया कि जो 370 से लेके आप 420 या 25 पे उसको 625 पे लेके गए? क्या खाया उन्होंने? इसलिए जो आप कहती है ना कि रियासती इदारे अपनी जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता तलब और रसद से, नहीं है तलब और रसद का कोई चक्कर नहीं है, खुराक का सब माफियाज हैं, ये सब मिले हुए हैं, ये आपके रेट्स निकालने वाले, इनसे बैठ के बात कोई नहीं करता। रोटी का हुआ ना मामला, आपने हाई कोर्ट तक लोगों ने ऑर्डर सस्पेंड हुए, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट ने चाहा कि नहीं ये होना चाहिए और आज भी उसका नोटिफिकेशन हुआ। आटे का रोला पड़ गया मार्केट में, आटे का रोला नोटिफाई हो गया ना, 6 महीने देखिएगा और रोला पड़ेगा, क्योंकि हम और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने गंदम रोकी हुई। हम क्यों दें भाई? आपने हमें 3900 का कहा कि हम 21-2200 पे क्यों दें? आप सही कह रहे हैं, पड़ी रहे, खासा डिफरेंस है भाई, पड़ी रहे। बहुत सारे लोगों ने रोकी हुई है, रोक के बैठे हुए हैं, क्यों बैठे भाई? नुकसान क्यों करें हम लोग अपना? हाँ, हमें खाद और बाकी चीज़ों में सब्सिडी दें किसान को। आज देखें ना, मैं इसी पे आ जाता हूँ, बाकी चीज़ें छोड़ें। एक महीना पहले एक चीज़ आप 450 में फरोख्त कर रहे हैं, आज वही आप 625 पे लेके गए हैं। कितने का फ़र्क हो गया? 200-250 रुपये का फ़र्क हो गया। ऐसा क्या हुआ कि एक महीने में जो मुर्गी तैयार हुई है आपने उस पर 250 रुपये पर केजी के हिसाब से इजाफी क्या अखराजात किए हैं जिसकी वजह से ये रेट सारा हो गया है? बेसिकली चेक एंड बैलेंस नहीं है, रियासती इदारे अपनी जिम्मेदारी उस तरह अदा नहीं करते जिस तरह करनी चाहिए। आज हम सीएम को तनकीद का निशाना बनाए, पंजाब गवर्नमेंट का तनकीद का निशाना बनाए, वो तो ठीक है, लेकिन आगे एक स्ट्रक्चर भी तो भाई मौजूद है, पूरी कमिश्नर है, डीसी है, उससे नीचे एसीज हैं, आपने इन सबको मराद क्यों दी हुई है? जिम्मेदार साई साहब नहीं है। अना ये देखिए, हर चीज़ वही क्यों होनी होती है जब तक सीएम साहब खुद इस चीज़ पे फोकस नहीं करती। ये नीचे वाले लोग क्या कर रहे हैं? वही बात है ना कि आप हर सारी मराहत भी ले रहे हैं, आप गाड़ियाँ भी आपके पास हैं, आपके पास एचआर भी है, लेकिन इसके बावजूद फोकस इसलिए नहीं करते। हिस्से आते हैं, माफियाज हैं और बड़े बड़े माफियाज हैं, आपको बड़े बड़े इंसेंटिव देते हैं। आटे की बात कर रही थी, गंदम की बात कर रही थी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गंदम स्मगल हो रही हो, आटा स्मगल हो रहा हो तो फूड डिपार्टमेंट को पता ना हो। इसी तरह ये कैसे हो सकता है कि चिकन का जो रेट्स हैं वो पिछले 12 दिनों में तो इतने ऊपर चले गए? उसकी वजह ये थी, सबको पता था कि मुहर्रम में नजर। क्या डीसी साहिबा सवाल नहीं करेंगी कि क्या था जो कल 626 रुपए था, 605 पे? ना, हम एक डीसी की बात नहीं करते, पूरे पंजाब के डीसी की बात करते हैं ना। चीफ सेक्रेटरी साहब से बंदा पूछ ले कि सर आप भी यहाँ पे बैठे हैं, आपने सारे लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग करनी है, यानी हम ये कह दें कि जिम्मेदार इंतजामिया है। मुझे वाइंड अप का कहा जा रहा है, इंतजामिया ही है और कौन हो सकता है? इन पे जिम्मेदारी जाती है। हम कहें कि जी हुकूमत क्या कर रही है, तो कुछ ये लोग जो कि ठंडे कमरों में बैठकर सारे फैसले करते हैं, साइंस करते हैं, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आवाम को रिलीफ देना। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ब्रेक होगी, हेडलाइंस होंगी, फिर आते हैं वापस शो में। वेलकम बैक वंस अगेन। हमेशा हम गुफ्तगू करते भी हैं, सुनते भी हैं कि मतवाज़न ग़िज़ा, बैलेंस डाइट का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ना तो आप कभी बीमार होते हैं और जिस्मानी नशोनुमा भी अच्छी होती है। अब ये बैलेंस डाइट है क्या? हम दिन में 3 टाइम खाना खाते हैं, जिसको एक हम नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट कहते हैं, दोपहर का खाना लंच और रात का खाना जिसे हम डिनर कहते हैं। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं, अगर हम बहुत अच्छे तरीके से इसको देखें भी, डिवाइड भी कर दें, तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रह सकती है। सो रिकमेंडेशन क्या है माहिर ग़िज़ायात की तरफ से कि आपके नाश्ते में क्या होना चाहिए, आपके लंच में क्या होना चाहिए और आपके डिनर में क्या होना चाहिए? क्योंकि कुछ मिसकंसेप्शन हमारे यहाँ ये है कि लोग कहते हैं कि वो लोग हेल्दी रहते हैं,
जो हर टाइम गोश्त खा रहे होते हैं वो लोग हेल्दी रहते हैं, जिनकी ग़िज़ा का हिस्सा चिकन, दूध और ये सब चीज़ें होती हैं? क्या सब्जियां खा के भी आप हेल्दी रह सकते हैं? क्या फ्रूट्स भी आपके लिए हेल्दी होते हैं? कि ये तमाम चीज़ें आपके रूटीन का हिस्सा होनी चाहिए, लेकिन किस तरह से? बच्चों के लिए क्या आपका डे की रूटीन होनी चाहिए, बड़ों के लिए क्या होनी चाहिए, क्योंकि बढ़ती उम्र में पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं। सो मुतवाज़न ग़िज़ा क्या है जो कि आपकी अच्छी सेहत की ज़ामिन हो, इस पर हम आज बात करने वाले हैं। यमुना चट्ठा माहिर ग़िज़ायात है हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। बैलेंस डाइट, मुतवाज़न ग़िज़ा और वो वाली ग़िज़ा जो कि आपकी जिस्मानी नशोनुमा के लिए बेहतरीन हो, मतलब हाइट भी अच्छी रहे, सेहत भी अच्छी रहे, मोटापे की तरफ भी ना जाएं, क्योंकि ओबेसिटी बच्चों के लिए भी अच्छी नहीं है। वो क्या डाइट है? बल्कि मैं आपको यहीं से बात, ओबेसिटी बच्चों से बात स्टार्ट करूंगी। आजकल आप यकीन करें कि मेरे लिए भी हैरानकुन बात थी, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करते हुए अंदाज़न 10 साल हो गए हैं। इन 10 सालों में, लास्ट 2 सालों में मैंने एक ट्रेंड देखना शुरू किया, बच्चे आने शुरू हो गए हैं, मोटापे का शिकार बच्चे, और छोटा मोटा मोटापा भी नहीं, ठीक ठाक मोटापा। और जब उन बच्चों की हिस्ट्री ली जाए, डाइट की हिस्ट्री ली जाए कि क्या खाता है बच्चा, क्या एक्टिविटी क्या करता है, तो जंक फूड का इतना रुझान बढ़ चुका है बच्चों में कि माँ बाप, हम लोग लाड प्यार में ही ना, हमारे लाड का तरीका ये है कि हम उसको जंक फूड देंगे, कि हम तो बहुत लाड करते हैं, हमारा बच्चा जो कहता है हम उसको देते हैं। यही चीज़, इसी को मुतवाज़न ग़िज़ा से जोड़ना चाहूँगी। मुतवाज़न का मतलब कहता है बैलेंस। और बैलेंस क्या है? बैलेंस उन सब चीज़ों का बैलेंस है, जैसे भी आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि गोश्त ज़्यादा खाते हैं शायद वो अच्छा है, शायद चिकन और दूध दही खाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है, सब्जियों का क्या किरदार है। अच्छा, बच्चे को देसी घी खिलाते रहेंगे ताकत आएगी, गोश्त ही खिलाते रहेंगे बच्चे। मुतवाज़न, बैलेंस, मुतवाज़न वर्ड का मतलब ही बैलेंस है। उसको भी और अगर मैं आसान अल्फाज में समझाना चाहूँ तो वो ये है कि अल्लाह ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं ना, उनको एक तरीका कार से लेना आपने ज़रूरी है डाइट में। ये नहीं करना। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा, जैसे आपने मिसकंसेप्शंस की बात की थी, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, गर्मी आती हैं हम ड्राई फ्रूट्स बंद कर देते हैं, हम फ़िश का इंटेक बंद कर देते हैं। अब देखिए, वो भी हमारी डाइट का उतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है, हम इसको ठंडी गर्म तासीर से जोड़ते हैं। अगर इन चीज़ों के साथ आप पानी अच्छा पिएंगे, आपको कुछ भी नहीं होगा। और ऐसे गोश्त है, अगर एक बड़ी उम्र का इंसान है या उसको मैदे के थोड़े बहुत मसले हैं, अब वो रात को गोश्त खाएगा डिनर के वक्त में, तो उसको तंग ही करेगा। वो फिर कढ़ाई होगी, मसाला जात होंगे उसके अंदर, तो वो गोश्त में मसला नहीं था, एक तो पकाने के तरीके में मसला था। उसको आप रात को ना खाएं, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि बड़ी एज में जो डाइजेशन होती है, हमारा निज़ाम होता है सारा थोड़ा स्लो होता है। आपने खाया और आप लेट गए, अब वो तो तंग करेगा ना आपको। फिर अगर आप उसको जोड़े बदहज़मी से, तो वो गोश्त का कसूर नहीं था, वो हमारे खाने के तरीके का कसूर था। वो आपका वो उस टाइम पे सिलेक्शन, और ये सिलेक्शन आपकी गलत थी। तो अगर हम छोटों से अगर स्टार्ट करें, तो छोटी एज में हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला होता है कि बच्चा ग्रोथ से ही करे, बच्चे की हाइट एज वेट के हिसाब से सही हो। उसके अलावा बच्चा जो है वो, हमें गुपले बच्चे बहुत पसंद होते हैं कि बच्चा ज़्यादा तगड़ा शगड़ा दिखेगा, गोल गोल गोश्त वोश्त हो उसके अंदर। तो उसके लिए भी अगेन ये चीज़, किसी भी एक फूड ग्रुप पे बहुत इन्हिसार नहीं करे कि मैं सिर्फ गोश्त खिलाए जाऊँ, मैं सिर्फ, अच्छा घी की जिसने आपने बात की उसको मैं ज़रूर मेंशन करूँगी। कुछ लोग बिला वजह बेजा इस्तेमाल घी का कर रहे होते हैं बच्चे की डाइट में, हर चीज़ में घी लग रहा होता है, सालन के अंदर घी है, बच्चे की रोटी पे घी लगा है, बाद में बच्चा घी के हलवे खा रहा है, कि बच्चा, स्पेशली लड़कों के साथ बहुत होता है। और मैं ये जो छोटे बच्चों की बात करती थी ना कि मोटापे का शिकार, इसमें ज़्यादा लड़के ही आए हैं, क्योंकि लड़कियों की एपिटाइट वैसे भी थोड़ी सी कम होती है, भूख उनको उतना से नहीं लगती, और लड़कों को हम तवज्जो भी थोड़ी ज़्यादा देते हैं कि बाहर जाते हैं, हाय मेरा पुत्र आया है तो ये अब हलवा खाएगा, क्योंकि ये तो बड़ा कमज़ोर होकर आया, क्योंकि फुटबॉल खेल के आया। बच्चे को खिलाएं, घर की चीज़ें खिलाएं, पर उसमें मुतवाज़न ग़िज़ा होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखें कोई चीज़ ज़्यादती में तो नहीं जा रही कि कोई चीज़ आप बगैर ध्यान में रखे उसको ज़्यादा खा रहे हो। तो बच्चे की खुराक अगर आपने लेनी है तो उसमें गोश्त यस बहुत ज़रूरी है। नाश्ते से अगर हम स्टार्ट कर लें, बिल्कुल मैं यहीं पर आने लगी थी, बिल्कुल गोश्त बहुत ज़रूरी है और आपके हर मील में थोड़ा थोड़ा उसका हिस्सा होना चाहिए। पर नाश्ते की अगर बात करें, अगर आपने सुना ही होगा, तो बहुत लोगों में रुझान आ गया इस चीज़ का, लोगों को नॉलेज हो गया कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, इन तीनों के डिफरेंस की। आपका जो एक बैलेंस्ड मील होता है ना, उसमें तीनों चीज़ें होती हैं और अच्छी, किसी भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होती। अगर बच्चे के नाश्ते की अगर आप बात करें तो उसको अगर आप रोटी दें या पराठा दें तो बहुत बेहतर है। जैसे कि प्रोटीन हमारे बच्चों में कमी है। एक सर्वे था पंजाब के ये पाकिस्तान के 2 बड़े सूबे पंजाब और सिंध में, और इसमें कितना बच्चा है, 10 में से 9 बच्चों की खुराक में आयरन जा ही नहीं रहा होता। आयरन की खुराक में आयरन की कमी होती है, क्योंकि हम फूड ग्रुप्स वाले नहीं दे रहे होते, हम गोश्त का ध्यान नहीं रखते बच्चा कितना खा रहा है। क्योंकि बच्चा जब जिस्म बढ़ रहा होता है ना, तो उसको प्रोटीन चाहिए होती है। जिस्म के बढ़ने को फैट नहीं बढ़ा सकता, फैट के अपने फंक्शंस हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के अपने फंक्शन हैं। जिसम ने जब बड़ा होना है, बच्चे ने कद पकड़ना है, बच्चे को चाहिए प्रोटीन। प्रोटीन ही हम दे रहे थे, क्यों बच्चा खाता नहीं, बच्चा ये बच्चा वो, हमारे इश्यूज होते हैं।
अगर जाहिर बात है बच्चे के आगे बोटी रखेंगे वो तो नहीं खाएगा, उसी बोटी को फैंसी तरीके में करना है, जैसे कि सैंडविच बना दें। सुबह नाश्ते में बहुत अच्छी बात है, ब्रेड अगर थोड़ा परहेज़ करवा सकें तो गुड है, नहीं तो चलें दिन में एक दफ़ा अगर थोड़ा चला भी जाता है इट्स ओके, पर कोशिश करें पराठा है दाल वाला पराठा दें, प्रोटीन आ जाएगा। अगर आपका पराठा है चिकन वाला पराठा दें। अगर आप रोल बना के शॉर्मा टाइप दे सकते हैं तो उसी रोटी को रोल बना दें, अंदर कबाब लगा दें, बोटी लगा दें, क्योंकि ये आपने बात याद रखें, बच्चा प्लेट में पड़ी कड़ाही कट वाली बोटी सालन वाली नहीं खाएगा। आपको बच्चे के हिसाब से इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इस तरह सुबह रोटी हो जाए तो वो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगी, अगर आप कबाब दे देते हैं वो प्रोटीन हो जाएगा। हेल्दी फैट्स आप नट्स दे सकते हैं, नट्स बच्चे को लाजमी दें। हम बच्चों को नहीं दे रहे होते कि पता नहीं तासीर कर रहे हैं, बच्चों को कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा बच्चों को, ये हमारे दिमागों की बनाई बातें हैं। इसी तरह बच्चे की डाइट में ये होता है 2 स्नैक होते हैं और 3 खाने होते हैं, मेजर मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। पहला स्नैक आता है ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, दूसरा स्नैक आता है लंच और डिनर के बीच में। ठीक है। पहले स्नैक में कोशिश करें बच्चे का, आपने मिल्क शेक एक दफ़ा लास्ट में देना बच्चे को दिन में, और वो उस टाइम देना जब बच्चा बाहर खेलने जा रहा है, उससे घंटा पहले, क्योंकि बच्चे जब बाहर खेलने जाते हैं ना तो वो बहुत एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। मिल्क शेक क्या होता है, थोड़ी अमाउंट में बस पिया और चीज़ें ज़्यादा मिल गई। जैसे मिल्क शेक में भी आप 3-4 चीज़ें ऐड करें, दूध हो, एक फ्रूट हो, अगर बच्चा खा सकता है कि बच्चा आपका अच्छे वाला बच्चा है कि उसको नट्स डाल के उसके अंदर ब्लेंड कर दे, नहीं उसको बच्चे को ज़रे ज़रे फील होते हैं ना, बच्चे कुछ नहीं भी लेते, तो दूध के अंदर खजूर डाल के उसको ब्लेंड कर दें। 3-4 चीज़ें अंदर मिक्स हो जाएगी ना तो बच्चा खा भी लेगा थोड़ी अमाउंट में, उसको ज़्यादा, क्योंकि बच्चे को आपको ना खाने को दो वो मुश्किल होता है, पीना उनको आसान लगता है। ये जो है वो बड़ा जो है वो न्यूट्रिशियस और अच्छी कैलोरीज बन जाती हैं, वो आप दें इसकी ज़्यादा मेजर फिजिकल एक्टिविटी से पहले, जैसे कि अगर वो अकेडमी जा रहा है उससे पहले ये दें, ताकि बच्चे अगर डल फील करेगा तो बच्चा कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा पढ़ाई में। इसलिए बच्चे का नाश्ता शुड बी वेरी गुड और बच्चे का अकेडमी से पहले वाला खाना शुड बी वेरी गुड। उसके बाद लंच और जो डिनर बचता है उसे भी आपने ऐसी बैलेंस करना है कि रोटी प्रोटीन के साथ कोई चीज़, साथ सैलेड लाजमी दें। सैलेड्स हमारे बच्चे नहीं खाते, मेरे पास बड़े भी आते हैं ना जो लाइक 20s वाले, जो यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं वो भी आते हैं, वो सैलेड खिलाना है काम होता है। आपने याद रखना है कि सैलेड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बहुत बड़ा आपका सोर्स है। उसके अंदर अपने जो मिनरल्स हैं वो कहाँ से आते हैं, मेजर मिनरल्स आपके हैं ही सैलेड्स के अंदर। मैग्नीशियम है, सैलेड्स में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, इस तरह बहुत सारे और न्यूट्रिएंट्स हैं। तो जब भी आपने न्यूट्रिएंट्स बैलेंस करने होते हैं ना, बैलेंस मील कहती है उसको है जिसमें न्यूट्रिएंट्स सारे बैलेंस हो। तो जब भी आपने न्यूट्रिएंट्स बैलेंस करने हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कार्ब, प्रोटीन, फैट और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसमें मिनरल्स आते हैं, जिसमें मैग्नीशियम आता है, जिसमें जिंक आता है, आयरन, कॉपर वगैरह वगैरह। जाहिर बात है एक आम बंदा तो इसका ध्यान ही रख पाएगा कि भाई कॉपर क्या है, वो कहाँ से मिल रहा है। शायद लोगों ने लफ्ज़ पहली दफ़ा सुना है कॉपर भी होता है डाइट में। ये जो सारे हैं आपने टेंशन नहीं लेनी कि कौन कौन से मैं कैसे पूरा करूँ। अगर आप फल, सब्जी, दूध, गोश्त, अनाज एक बैलेंस अमाउंट में करके, हेल्दी नट्स, हेल्दी सीड्स, तिल जो होते हैं सेसमी सीड्स जिनको कहते हैं, ये खाने चाहिए। ये सिर्फ हमारे यहाँ तो नान के ऊपर लगाने की हद तक वो रह गए, ये खाने चाहिए। फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज खाने चाहिए, बच्चों को देने चाहिए। पाउडर बना के बच्चे को दे देंगे, उसका कोई टेस्ट होता पता भी नहीं चलता। ये चीज़ें बच्चों को देनी शुरू करें। नट्स हैं और सारे नट्स देने शुरू करें। नट्स की जब बात आए सिर्फ बादाम ही खा रहे होते हैं हम, अखरोट खाएं, पिस्ता खाएं, हर सीज़न में खाएं। गोश्त की हम बात करें सिर्फ चिकन खा रहे होते हैं, मटन बीफ को भी थोड़ा सा बच्चे की ग़िज़ा का हिस्सा बनाना। मछली भी दें बच्चों को, रोज़ाना मत दें, हफ्ते में 2 दफ़ा दे देंगे तब भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी, इसी के साथ मैं बड़ों वाले टॉपिक में जाऊँगी, पर फिजिकल एक्टिविटी अब दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे छोटा हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो। फिजिकल एक्टिविटी पर जितना मैं फोकस करूँ कम है। मोटापे का शिकार हमारा बच्चा, जैसे ही हमारे बच्चे पहुँचना टीनेज में, जिसको मोटापा नहीं भी होता ना, जो बच्चा बचपन में बिल्कुल पतला सा भी होता है, जिसको मोटापा नहीं भी है ना, थोड़ा बहुत पूरी बॉडी मोटी ना भी हो, पेट निकलता है। और बीमारी का जो घड़ है वो सारा हमारा पेट ही है, चाहे वो बच्चे में बीमारी आ जाए, चाहे वो बड़े में बीमारी आ जाए। मैं 4-5 चीज़ें बताती हूँ, वो सिम्टम्स हैं जो कि मैं कहती हूँ नेशन वाइड ही हर किसी को हैं। 3-4 मैं चीज़ें बता रही हूँ। अगर आपको ये मसला है तो आपने लाजमी चेक करना है कि आपको कोई ना कोई हेल्थ इशू स्टार्ट होने वाला है। आपको सिर्फ पेट का मोटापा है, सिर्फ लाइक पूरी बॉडी ठीक होगी, अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं पेट निकला है, बाकी तो हम ठीक हैं। पेट का मोटापा है आपको, आपकी वेस्ट ज़्यादा है, आपके अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स या आपकी गर्दन के पीछे काली ना धारियाँ से आपको महसूस होंगी, काले पैचेस से। अगर आपको ये मसला है, स्किन टैग्स निकल आए हैं जिनको मस्से भी कहते हैं, थोड़े थोड़े ऐसे बस रैंडम निकलना शुरू हो जाता है, गर्दन के करीब आपको नजर आएंगे। चेहरे पे बाल आ रहे हैं, बच्चियों के चेहरे पे बाल हल्के फुल्के आने शुरू हो गए हैं, या एकदम से बैठे बैठे एक्नी बहुत शुरू हो गई है, तो ये वो मसले हैं। या जिस तरह बच्चियों में फिर ये कुछ चीज़ें दोनों में होती हैं, कुछ सिर्फ बच्चियों में होती हैं, जैसे पीरियड्स के मसाइल बच्चियों में होने शुरू हो गए हैं। अगर आपको ये मसला हो रहा है ना, इसका मतलब है आपकी बॉडी के अंदर गड़बड़े शुरू हो गई हैं जो मोटापे के मुतालिक होती हैं। हमारी बच्चियाँ छोटी उम्र की टीनेजर 16, 17, 13 ईयर्स की बच्चियाँ, पेट का मोटापा है, पीरियड्स के मसाइल से आ रही हैं। बच्चे जो बॉयज़ हैं पेट का मोटापा है,
डायबिटीज़ टाइप 2 से आ रहे हैं। बहुत अर्ली होगी पर है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पहले होती है, तो इतने समय तो बच्चा आ रहा होता है, ये बहुत कॉमन होता जा रहा है, इसलिए मैंने इसे बहुत फोकस किया। और इसका इलाज भी कोई ख़ास नहीं कि आपने पता नहीं क्या ही खुराक में ले लेना है, इसका इलाज भी वहीं से ही आता है। डाइट अपनी बैलेंस करें, फिजिकल एक्टिविटी अपनी अच्छी करें। अगर आपको लगता है आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी नहीं है, मैं बड़ों की मैं बात कर रही हूँ, अगर बड़ों को लगता है उनकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी नहीं है, जैसे बच्चे होते हैं सुबह उठे, यूनिवर्सिटी वाले की अगर बात करें, सुबह उठा है उसने नाश्ता किया, अब पूरा दिन बाहर ही है बच्चा, एकेडमी से ट्यूशन्स और यूनिवर्सिटी है, क्लास टू क्लास जा रहा है, अब वो बच्चा एक बहुत बड़ी गड़बड़ करता है, वो कहीं से जो मिलता है उसको पेट में भूख लगती है, कहीं से जो मिलता है वो उठा के खा लेता है। ये हैबिट अब चूंकि यूनिवर्सिटी 1-8 साल की बात है, यूनिवर्सिटी 6-7-8 साल 10 साल की बात है, बच्चे पढ़े ही जा रहे होते हैं। सो उसमें जब ये हैबिट बन जाती है ना, कहीं से भी दोपहर को उठा के कुछ भी खा लेना, तो इसका बड़ा गलत मसला ये होता है कि उसके बाद डिनर में आके बच्चा फिर जो दिल करता है उठा के ना, उसको जो मिलता है, भूख इतनी लगी होती है ना। हमें ये लगता है कि जितने हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो कहते हैं नाश्ता जम के करना चाहिए, तो वो एक लाहौरी नाश्ते की तरफ हम आ जाते हैं। जम के नहीं, नाश्ता अच्छा करना चाहिए। नहीं, ये तो गलत, ये नहीं, ये वही वाली बात है कि मोटापे का शिकार हम समझते हैं नाश्ता हेल्दी का है, तो उसमें हम लस्सी भी पी सकते हैं, नहीं हलवा भी खा सकते हैं। लस्सी का प्रॉब्लम नहीं है, लस्सी का भी देखिए, लस्सी का भी इतना मसला नहीं है। हलवा पूरी का मसला है, वो देसी घी कह रही हूँ, घी में बेताशा घी में बनी है, तली हुई है, उसमें तो मतलब पूरी का तो आप ऑयल निकाल ही नहीं सकते, आप जो मर्जी कर लें। अरे जब भी डाइट लेनी है आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी को देख कर लेनी है, आपने इम्बैलेंस मील कभी नहीं लेने, आपने मील स्किप नहीं करने। एक बच्चा जो दोपहर का या बड़ा जो दोपहर का मील स्किप करेगा या ठीक नहीं लेगा, वो डिनर में आकर जो उसको नजर आएगा वो लेगा। हेल्दी नाश्ते का मतलब क्या है बड़ों के लिए, मुझे बता दें। हेल्दी नाश्ते का मतलब ये है कि आपकी ट्रे के अंदर जब आप ट्रे देखो तो कार्ब, प्रोटीन, फैट और मिनरल, ये 4 चीजें होनी चाहिए। मिनरल्स आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे आपके नट्स वगैरह से, ठीक है। कार्ब में आपका रोटी, अनाज आ जाता है। लेट्स से अगर आप रोटी नहीं खाना चाहते, ब्रेड नहीं खाना चाहते, जब हम इतना फैंसी टाइप नाश्ता बताते हैं ना, फिर लोग हम पे तनकीद करते हैं कि भाई हम कहाँ से ये नाश्ता अफोर्ड कर सकते हैं। सिंपल नाश्ता, रोटी हम ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? मैं नट्स का जिक्र कर रही हूँ, जो हम सारे पोर्शन अगर डिस्कस करें, सिंपल और अच्छा नाश्ता, सिंपल और देसी अच्छा नाश्ता को रोटी होती है, अंडा होता है, दही ले सकते हैं, इसकी जगह फल ले सकते हैं, दही की जगह फल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नट्स का पता ही कहना चाह रही हूँ कि देखिए, हमें कहीं तो किसी ना किसी को तो उठ के ये मेंटालिटी चेंज करवाने की ये चीज फैंसी नहीं है, ये अल्लाह की बनाई गई एक आम चीज है। इसका थोड़ा सा मैं इसको लिंक कर रही हूँ थोड़ा महंगाई वाले फैक्टर के साथ ना, हर नहीं तो बेशक बहुत ज्यादा मत लीजिए, बेशक बहुत ज्यादा मत लीजिए, सिर्फ 2 से 3 दाने, दैट्स इट। क्योंकि आपका, और देखिए डाइटिंग को लेके बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि इसको बहुत फैंसी होगी तो असर करेगी। डाइट खुराक जो है ना, मेरे पास मोटापे के मरीज आते हैं, ब्लड प्रेशर के आते हैं, डायबिटीज के आते हैं, बच्चियां आती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस, पीरियड्स के मसले है, वो कोई फैंसी डाइट नहीं चल रही होती, वही रोटी, उन्हीं की रूटीन में वही रोटी, वही अनाज, वही दाल सब्जी रोटी को एडजस्टमेंट को डाइटिंग कहते हैं। इसी एडजस्टमेंट, इन्हीं चीजों की टाइमिंग, इन्हीं चीजों को आप खराब कर देंगे तो वजन ज्यादा कर देगी वो, इन्हीं को ठीक कर देंगे आप, तो यही आपका वजन कम भी करवा देती है। बात सिर्फ ये आती है कि आपने अपनी एज के हिसाब से, अपने मसलों के हिसाब से उसको बैलेंस कैसे करना है। खुद बैलेंस करना आ रहा है, गुड, नहीं आ तो एक दफा डाइटिशियन के पास आपको समझा देगी भाई आपकी रूटीन में यहाँ प्रॉब्लम है, इस चीज को ठीक कर लें। हम क्या करते हैं, मीठा कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बहुत सारे लोग नाश्ते में मीठी चीज ले रहे हैं, कुछ भी अगर इनटेक ले रहे हैं ना, दूध वगैरह या लस्सी या शेक, मीठा उसमें बहुत। सो मीठे का रोल क्या है, कितना होना चाहिए एक दिन में, कितनी आपको उसकी इनटेक चाहिए, और कितना अगर हो तो नुकसान का बाइस है? देखिए, अगर एक नॉर्मल वेट का बंदा है ना, वो तो चले 1 चम्मच के करीब चीनी ले भी लेगा तो इतना मसला नहीं है। अभी बंदा पहले ओवर वेट है या डायबिटिक है, क्योंकि देखिए हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत भरे पड़े हैं। आपने ये याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स जगह जगह से हमें मिल रहे हैं, तो हमें एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं है। मिल्क शेक के अंदर चीनी डालने का कॉन्सेप्ट, दही चीनी डाले खाने का कॉन्सेप्ट, ये चेंज करवाना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगेन वही चीज़, आजकल ये मसले बहुत बड़े हैं, पहले इतने ज़्यादा नहीं होते थे, अब हर घर में एक डायबिटीज़ का मरीज़ है। और अगर आप एक घर में, जो लोग सुन रहे हैं, अगर आपके घर में डायबिटीज़ का मरीज़ है, आप कोशिश करें चीनी को निकाल के बाहर फेंक दें, क्योंकि देखिए आप फ्रूट्स खा रहे हैं, आपको ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं। वाई डू यू नीड चीनी कार्बोहाइड्रेट्स? यू डोंट नीड दैट, क्योंकि आपको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिल रही उससे, आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रहा वो। इससे अच्छा आप उस जगह फ्रूट खा लेंगे, है वो भी कार्बोहाइड्रेट, बट डिफरेंट नोयत का है, डिफरेंट आप कह लें नेचर का है, नस्ल का है, आप कह लें, ठीक है, आसान अल्फाज में समझने के लिए। तो चीनी को, जो जायके का, जो चीनी का टेस्ट है जो हम जायके के लिए लेते हैं, वो निकालना तो पड़ेगा। मिल्क शेक के अंदर डाल रहे होते हैं, गलत चीज़ है। चाय के अंदर डल रही होती है, चाय का मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी, चाय बेचारी इनहेरेंटली बेचारी बुरी नहीं है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। अगर आप छोटे कप पे आ जाएं और दूध पत्ती को थोड़ा रिड्यूस करें, दूध पत्ती डालें, आधा दूध आधा पानी कर दें, और उसके अंदर चीनी का
ध्यान कर लें। चीनी अगर आप बहुत कंट्रोल्ड अगर आप पूरी डाइट ले रहे हैं तो चीनी उसके अंदर आधा चाय का चम्मच डाल दिन में 2 कप चाय ले लें, आपका 1 खाने का चम्मच चाय बन जाए, वो चीनी बन जाएगी उसके अंदर ना पूरे दिन में। पर अगर आपको पहले इशू है, आप डायबिटिक हैं, पहले आपने खाने में रोटी खाई है, पहले नाश्ते की अगर बात करें रोटी खाई है, आपने अंडा खाया, साथ फल खाया, साथ चीनी वाली चाय पी ली, ये तो काम ख़राब कर देगा, तो शुगर को कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। तो आपने ये ज़रूर देखना है कि एक खाने की ट्रे में ना एक कार्बोहाइड्रेट या 1 या 2 कार्बोहाइड्रेट ऊपर की चीज़ हो ना, मतलब रोटी और फल है 2 कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें हो गई ना, अब तीसरी चीनी मत इस्तेमाल कीजिए। हमें चाय पीनी होती है, चाय के अंदर दूध होता है, दूध के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी सी देखनी पड़ती हैं कि हमने किस तरह से अपनी रूटीन को बैलेंस करना है। कोई भी एक न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा मिकदार में ना जा रहा और हमारे रूटीन में कार्बोहाइड्रेट्स ही जाते हैं ज़्यादा मिकदार में। हमारे कार्बोहाइड्रेट में अमूमन एक मैं बता दूं तो आते हैं, दूध भी आता है, दही भी आता है, अनाज सारे का सारा आता है, सारे हमारे फल आते हैं और चीनी भी आती है। और देखें हमारी डाइट का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा पार्ट है ये, इसलिए इनकी मैनेजमेंट को समझना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो होता है कि अब मॉर्निंग शो देख रहे हैं लोग, इंटरनेट खोलेंगे, हर जगह से नॉलेज बहुत अच्छी मिल जाती है, लेने वाला नॉलेज ले लेता है। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम बहुत भागते हैं इससे, हमें लगता है फिजिकल एक्टिविटी करना है, किसी ने कह दिया, उसी बंदा ही गलत कह रहा है, अब टीवी बंद करके चले जाओ, इसने हमें हिलने आ कह दिया, हिल तो हम सकते नहीं है। गर्मियाँ आ गई हैं, सारे के सारे बेड्स पे आ गए हैं, बेड्स भी रोएंगे एक दिन उठ के कि भाई उठ जाओ, सारे 4 लोग इकट्ठे मेरे ऊपर आगे बैठ जाते होंगे, सब फारिग बैठे हुए हैं। ये वाली चीज़ लाइफस्टाइल की इनएक्टिविटी बहुत प्रॉब्लम है कि बरसात के मौसम में आप वॉक एक्सरसाइज थोड़ी कम कर दें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, ये वाले मसाइल। बॉडी का जो नॉर्मल मैकेनिज्म जो अल्लाह ने बनाया ना, इतनी कमज़ोर नहीं है बॉडी। जब बॉडी को डिहाइड्रेशन वाली चीज़, डिहाइड्रेशन जो वर्ड हमने वैसे बहुत कॉमनली यूज़ करना शुरू कर दिया है, हल्का फुल्का पानी की कमी को डिहाइड्रेशन एक प्रॉपर प्रॉब्लम है, इतनी आसानी से बंदा डिहाइड्रेट होता नहीं, बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती। पानी अगर आप पूरे दिन का अच्छा पिए ना, आपने अपनी यूरिन आउटपुट का ध्यान रखना है। जब आप यूरिन करो ना, आपका वो ना ब्राइट पेल कलर का होना चाहिए, थोड़ा सफेदी की तरफ अगर हो जाए या ब्राइट पेल हो जाए वो ठीक है। जो थोड़ा सा डार्क पीला या ऑरेंज साइड पे जाना शुरू हो रहा है, इसको हम डिहाइड्रेट, ये पहला सिम्टम है डिहाइड्रेशन। अगर आपको बाहर से फील नहीं भी हो रहा ना, जुबान खुश्क, होंठ कटे फटे, अगर ये भी नहीं भी फील हो रहा, आपका यूरिन आउटपुट आपको बहुत अच्छा बता देता है आप डिहाइड्रेटेड हो के नहीं। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, पसीना आ रहा है, आपको यूरिन आपको बताएगा और आप पानी अच्छा पी लो, सिंपल। पर ये कहना कि मैं डिहाइड्रेट हो जाऊंगा तो मैं वॉक ना करूं, तो उसकी वजह से वॉक ना करने से, फिजिकल एक्टिविटी ना करने से जो मसले होंगे ना, वो बेशबहा ज़्यादा डिहाइड्रेशन से ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। और अगर आप बाहर नहीं जा सकते, बारिशें हो रही हैं, अक्सर लोग कहते हैं अब तो बारिशें शुरू हो गई, मैं आज कर रही हूँ वॉक, कल मेरी रह जाएगी, परसों फिर हो जाएगी। आप घर के अंदर कर लें, घर के अंदर अपने पूरे दिन के स्टेप्स काउंट करने शुरू करने, वो 10,000 कम से कम होने चाहिए, ठीक है। मोबाइल में ऐप्स है, मोबाइल पकड़ के रखें। बेस्ट टाइमिंग क्या है? खाने के बाद करनी, खाने से पहले करनी? खाने से पहले, ठीक है। दिन में कभी भी कर लें, पर खाने से पहले करें। बहुत सारे लोग समझते हैं खाना खा के अगर थोड़ा सा चलेंगे खाना हजम भी हो जाएगा। नहीं, वो चहलकदमी है, दैट इज ऑल्सो रिकमेंडेड। वो चहलकदमी है कि उठ मतलब खाना खा के फौरन लेटे नहीं आप, वो चहलकदमी इज इम्पॉर्टेंट है, खाना आपका डाइजेशन आसान हो जाए। वो तेज़ रफ्तार वाली वॉक है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ, जिसको हम जॉगिंग कहते हैं या स्पीडी वॉक कहते हैं, वो खाने से पहले कर ले ज़्यादा मुफीद है। बिकॉज खाने के बाद करेंगे, मैदे में खाना होता है, आपसे हो नहीं पाएगी, दर्द शुरू हो जाएगी पेट में, या मतली वाला एहसास होना शुरू हो जाता है। तो या तो खाने के 2 से 3 घंटे बाद या खाने से बिल्कुल पहले, ये टाइम है। और दिन में जब मर्जी कर ले, बस कर लें किसी तरह। और ऐसे में जो आपने पूरी रूटीन बताई है, कभी कभी आपका चीट डे भी होता है ना, आप बाहर का खाना खाने का दिल कर रहा होता है, तो इसको हम बाहर के खाने को भी शामिल कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये इंसेंटिवाइज खुद को करना चाहिए कि भाई मैं पूरा हफ्ता अगर अच्छा खा रहा हूँ तो मैं हफ्ते में 1 दफ़ा तो मेरा बनता है ना कोई अच्छा सा मील लेना जो अच्छा। अगर आप खा रहे हो तो देखिए, असूलन लाइफस्टाइल आपको यही होना चाहिए कि पूरा हफ्ता अच्छा खाओ, अच्छी फिजिकल एक्टिविटी, वीकेंड पे 1 मील मेरी पसंद का, हाँ। ठीक है। अब मैं क्योंकि देखिए इंसेंटिवाइज करना पड़ता है खुद को, वरना इतना ये भी बोरिंग हो जाएगा ना, या अनरियलिस्टिक हो जाएगा, कर ही नहीं पाएगा इंसान। वो चीजें खा खा के आप मोनोटनी हो जाती है, मोनोटनस रूटीन तो वैसे नहीं पसंद आती, वैसे ही आप ना थोड़े से उससे तंग आ जाते हैं। अच्छा, आज फिर रोटी या नाश्ते में, आज फिर नाश्ते में यही है। तो सैटरडे संडे आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपकी डाइट क्या होनी है, आपके पूरे दिन की रूटीन आपकी, आपके बच्चों की क्या होनी चाहिए, वो जो मुतवाज़न ग़िज़ा और बैलेंस डाइट कहा जाता है, उस पर बहुत अच्छे तरीके से यमुना ने रोशनी डाली है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप अच्छा टाइम गुजारना चाहते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल लेना चाहते हैं, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अच्छे खाने के साथ चाहते हैं, तो आपको अपनी ज़िंदगी में चलना फिरना है, हलचल लेकर आनी है। बैठ के मुसलसल खाते रहेंगे तो हमेशा प्रॉब्लम रहेगी आपके लिए। हमने ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। सो आज के शो में जब हमने आपको ये बताया कि बैलेंस डाइट क्या होती है और हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है, सो उस पर बार बार यमुना ने जोर दिया था कि आपके लाइफस्टाइल में, आपके हेल्दी लाइफस्टाइल में बहुत ज़रूरी ये चीज़ भी है कि आप कुछ एक्सरसाइज या फिर वॉक रूटीन में करें। तो उसके लिए जुहेब को हम हमेशा से जी थोड़ी सी तकलीफ देते हैं कि हमारे नाजरीन को जो है वो थोड़ा सा बताते रहे कि साथ साथ हम घर में क्या कर सकते हैं। उन लोगों के लिए टिप्स होती हैं जो जिम नहीं जा सकते या बाहर नहीं जा सकते। जुहेब की तरफ चलेंगे, ओवर टू यू। आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, मेरे साथ है निदा, शी इज आल्सो सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। और आज का जो हमारा वर्कआउट है वो है लेग्स एंड कोर, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज करेंगे, एक लेग का वर्कआउट करेंगे प्लस एक प्लैंक एक्सरसाइज करेंगे, जिसके अंदर आपका कोर एंगेज होगा ताकि आपके कैलोरीज एक्सपेंडिचर मैक्सिमम रहे। ओके, स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। 1 2 3 एंड स्टार्ट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। हम अभी जस्ट 10 सेकंड का वार्म अप करें, लेकिन आप एटलीस्ट 5 मिनट्स का आपने वार्म अप करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज स्क्वाट से। 1 2 3 एंड गो। शाबाश, हिप बिलो द नी और नीचे जाएं, बैक स्ट्रेट करें। 5 4 3 2 एंड 1। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज जाएंगे हम प्लैंक पे। एक हम लेग की एक्सरसाइज करेंगे और एक हम अब्डोमिनल की। ओके, शाबाश, होल्ड करें for 10 seconds। 10, शाबाश, पोस्टर ऑफ प्राइड रखेंगे। 9 8, परफेक्ट निदा। 7 6 5 4 3 2 1, स्टैंड अप निदा, शाबाश। इसके हम 3 सेट्स करेंगे स्क्वाट्स के और प्लैंक के। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे लंजेस, स्टैंडिंग लंजेस। ओके, शाबाश। पहले जो हमने स्क्वाट्स एक्सरसाइज की उसके अंदर हमारा क्वाड यूज हो रहा है, क्वाड्रिसेप्स, फ्रंट मसल ऑफ योर लेग। अब जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं इसके अंदर हमारा अगेन क्वाड्रिसेप्स प्लस ग्लूट्स, हिप्स यूज हो रहा है, हिप्स के मसल। शाबाश, 4 reps more। 1 2 3, 1 more and 4। शाबाश, आज प्लैंक अगेन। हर सेट के बाद हम प्लैंक करेंगे। हर सेट के बाद अब्डोमिनल को यूज करेंगे, एंगेज करेंगे अपने लोअर बैक को, अपने ग्लूट्स को, अपने अब्डोमिनल को। शाबाश। 10 9, कम ऑन। 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। शाबाश निदा। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम जाएंगे हैमस्ट्रिंग के लिए। स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, कमर पकड़ेंगे और नीचे जाएंगे, देन अप। ओके, 1 2 3 गो। थोड़ी सी साइड उस तरफ फेस उधर करें ताकि आपकी पोजीशन समझ आए। हाँ जी, परफेक्ट, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। शाबाश, 10 reps। दिस इज फॉर हैमस्ट्रिंग, पीछे वाले मसल की एक्सरसाइज है लेग के। शाबाश। 10 9 8 7, परफेक्ट निदा। 6 5 4 3 2 and 1। शाबाश, एक्सीलेंट। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज प्लैंक अगेन। शाबाश। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। शाबाश, परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे स्टैंडिंग काफ रेज, लास्ट एक्सरसाइज। शाबाश। 1 2 अप, 3 4 5 6 7, परफेक्ट। 8 9 10 more निदा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, परफेक्ट निदा। फॉर द लास्ट टाइम प्लैंक, जितनी भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके 3 सेट करेंगे और हर सेट के साथ हम प्लैंक करते जाएंगे। ओके, शाबाश। ज़ुहैब, थैंक यू सो मच। लीजिए, हमें आपसे इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ और नई खबरों के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।